आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से इस चैनल के माध्यम से आप सभी से मैं मुखातिब हूँ। आज का जो बेसिक्स जिस इशू पे हम बात करने जा रहे हैं वह इशूज है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 यानी NSA के बारे में हम जानेंगे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना इसलिए आवश्यक समझा क्योंकि ये जो NSA कानून है ये हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है और हम सभी के लिए आवश्यक बन जाता है कि इसके बारे में जाना जाए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते यदि हम अपने संविधान के इन सारे कानूनों और प्रावधानों के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर हमें इस लोकतंत्र के जो दिया हुआ एक बहुत सारे अधिकार है उन चीज़ों को हम नहीं समझ पाएंगे और ना ही उसका लाभ उठा पाएंगे। आमतौर पे अपने कोरोना काल में भी इस NSA कानून को लेकर बहुत सारे मामला उठी थी और काफ़ी चर्चा का विषय भी बना था, क्योंकि जब सरकार कोरोना को रोकथाम करने में असफल सिद्ध हो रही थी तो लोगों के द्वारा हमेशा सरकार के विरोध में आवाज़ उठाना, डॉक्टरों की पिटाई करना, अस्पतालों की तोड़फोड़ करना जैसी समस्याएं आम बात हो चुकी थी। तो इन स्थितियों पर रोकथाम करने के लिए सरकार NSA का प्रयोग कर ऐसी अस्थिरता से निपटने की पूरी कोशिश से करने में लगी हुई थी। जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य में भी ऐसे कई जगह इस प्रकार के कई मुद्दे हुए कोरोना काल में, जहाँ पे सरकार ने लोगों से निपटने के लिए NSA लागू किया था। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी हालातें देखने को मिली कि वहाँ पे कई ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना कई ऐसे पेशेंट थे जहाँ पे लोगों के द्वारा डॉक्टरों से बच्चों की अभद्र व्यवहार जैसी स्थितियाँ पैदा हो गई थी। वहाँ पे भी योगी सरकार ने NSA लागू कर लोगों पर सख्त कार्रवाई कर और कोरोना काल से निपटने की पूरी कोशिश किया। और यह सिर्फ इसलिए नहीं किया एक हमारे लिए एक आवश्यक विषय नहीं है, बल्कि समझने वाली बात यह है कि सिर्फ देश में ऐसी कई अव्यवस्थाएं पैदा होती हैं जहाँ पे निपटने के लिए सरकार के पास ढेर सारी कानून सम्मत नीतियाँ हैं, विधिवत व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जिसके माध्यम से निपटता है। आज हम जिस इश्यूज पे बात करने जा रहे हैं वह है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। जब भी हमारे देश में आतंकवाद की बात हो, ऐसे कई संगठन बनाए हैं, कई ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जिनका काम देश विरोधी समाज में अस्थिरता पैदा करना या इस देश व समाज के लिए सुरक्षा की स्थिति को बढ़ावा देना जैसे इरादों के साथ वह अपना काम कर रही है। तो इन सब चीज़ों पे सरकार रोकथाम करने के लिए इस कानून को लागू कर समाज और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना आवश्यक समझती है। दोस्तों, मुख्य बात यह है कि इस NSA कानून के तहत हम जानने की प्रयास कर रहे हैं। जो भी मैंने बातें कही इसका पर्पस यही है कि सरकार इस कानून के माध्यम से क्या सुनिश्चित करना चाहती है। हाल ही में फिर 2-3 दिन पहले जो है पेपर में एक चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर तमिलनाडु सरकार ने NSA लागू करके उन्हें हिरासत में ले लिया। यह काफ़ी चर्चा का विषय बना था। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि NSA कानून क्या है और इस पर हम बातचीत करते हैं। आपके सामने आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे NSA कानून को लेकर NSA के बारे में कि NSA एक राष्ट्रीय निवारक कानून है। यहाँ पे एक शब्दावलियाँ हैं जहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय निवारक। ये क्या है? जब बात निवारक की है तो है क्या? इसका निवारक विरोध कानून अधिनियम, इसका मुख्य मकसद यह है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिससे लगे कि यह भविष्य में देश व समाज के लिए खतरा पैदा कर सकता है या व्यक्ति भविष्य में ऐसा घटनाएं घटित
या ऐसा अंजाम देने की पूरे प्रयास कर रहा है, तो वैसे व्यक्तियों पर जो है इन्हीं से इन्हीं से धारा लगाकर भविष्य में होने वाली जो अनहोनी घटनाएं हैं, कहें कि जो सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की जो साजिश चल रही है, राष्ट्र की सुरक्षा जो खतरे में डालने की जो कोशिश चल रही है, उन सब चीज़ों को रोकथाम करने के लिए जो है ये कानून प्रभाव में आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिससे हमारे देश और समाज के लिए असुरक्षा की स्थिति पैदा हो, सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने की कोशिश की जाए, राष्ट्र के लिए सुरक्षा खतरे में डालने की प्रयास हो, तो सरकार इस कानून को लागू करे, देश में सामाजिक और सार्वजनिक व्यवस्था को शांतिमय ढंग से संचालित करने की कोशिश करती है। तो आप इसे देखें, आप इसे पढ़ रहे होंगे कि यहाँ पे निवारक कानून के तहत भविष्य में किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाना है। इसका मतलब यही है जो मैंने कहा कि सरकार जिस व्यक्ति को अपने संदेह में, जो भी व्यक्ति जिस पर लगे कि वह व्यक्ति कल अपराध के लिए दोषी ठहराए, यानी ऐसा कोई घटनाओं का अंजाम दे सकता है, तो उसे गिरफ्तार करना जरूरी है। स्पष्ट कह दूं कि यह गिरफ्तारी जो है एनएसी के तहत सामान्य गिरफ्तारी से अलग है। जब मैं बात सामान्य गिरफ्तारी से करूं तो इसका मतलब है कि जिस प्रकार से अन्य गिरफ्तारियां होती हैं कि पहले आरोपित पर एफआईआर दर्ज किया जाता है, उसके बाद वारंट जारी की जाती है, गिरफ्तारी करने की वजहें बताई जाती है, उसके बाद उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन इस एनएसी के तहत इस सारे प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। सरकार को अगर लगे कि उस व्यक्ति से खतरा है तो एनएसी लगाकर उसे कभी भी बिना वारंट जारी किए गिरफ्तार कर सकती है। मुख्य बात यही है, हम इसी के बारे में जानेंगे। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 22 के भाग 3 में यह बातें स्पष्ट तौर पे लिखी हुई है, तो आप इसे पढ़ें, देखें कि राज्य की सुरक्षा एवं सार्वजनिक व्यवस्था को शांतिपूर्ण ढंग से बनाए रखने हेतु व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को भंग कर दिया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 22(4) में कहा गया है कि निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को इस कानून के तहत 3 महीने से अधिक समय तक के हिरासत में नहीं भी रखा जा सकता है। इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि अगर सरकार जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रही है एनएसी के तहत, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर भविष्य में उसके द्वारा दी जाने वाली अंजाम यानी पैदा की जाने वाली खतरे को रोक देती है, उसे हिरासत में लेती है कि ऐसी कोई घटनाएं घटित ना हो। और उस व्यक्ति को जो है हिरासत में सिर्फ 3 महीने तक ही रखा जा सकता है, उससे अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता है। हम इस चीज के बारे में स्पष्ट तौर पे यहाँ पे जान लिए कि एनएसी कानून क्या है और एनएसी कानून ऐसे क्यों प्रभाव में आता है और ये हमेशा चर्चा के विषय में क्यों बना रहता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में समझते हैं, इसके पृष्ठभूमि के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान जब बना तो संविधान बनाते वक्त ऐसी कई प्रावधान हैं, ऐसे कई नियमावलियां हैं जिनका लगाव, जिनका संबंध जो है ब्रिटिश कालीन व्यवस्था से है। जी हाँ, औपनिवेशिक व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं इस भारत में बनाए रखने के लिए, अपनी व्यापारिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, यूँ कहें कि अपनी औपनिवेशिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित चलाने के लिए कई ऐसे कानून लागू किए थे जिसका मकसद भारतवासियों को दबाना, उन्हें कठोर कानून के तहत हिरासत में रखना। मुख्य तौर पे मैं कहूँ कि वैसे क्रांतिकारी लोग जो ब्रिटिश सरकार के विरोध आवाज़ उठाते थे, ब्रिटिश सरकार के कारनामों को जनता के समक्ष लाते थे, जो क्रांतिकारी किस्म के लोग होते थे, जो हमेशा सरकार के विरोध उनकी षड्यंत्र में काम करते थे,
तो ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों पर जो है, ऐसे क्रांतिकारियों पर ब्रिटिश सरकार रोकथाम करने के लिए उन्हें अरेस्ट करती थी। ऐसे कई कानून हैं, आप देखेंगे 1818 में भी बंगाल अधिनियम एक कानून आया जिसके माध्यम से ऐसे बिना कोई कानूनी प्रक्रिया, बिना कोई न्यायिक प्रक्रिया का सामना किए, उन्हें बिना कोई नोटिस जारी किए ऐसे संगीन व्यक्तियों को जो है अपने अधीन कर लेती थी, उसे अरेस्ट कर लेती थी, गिरफ्तार कर लेती थी। ऐसे कई कानून ब्रिटिश सरकार ने बनाया है। अगर मैं बात करूं रॉलेट एक्ट की, दोस्तों ये काफ़ी चर्चित इशूज है। रॉलेट एक्ट जिसे आप हमेशा पढ़ते हैं, जिस प्रकार से इस कानून को कहा जाता है कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून के नाम से इसे हम जानते हैं, जिसे काला कानून भी कहा जाता है इस रॉलेट एक्ट को। इसका परिणाम एक जलियांवाला बाग हत्याकांड भी था, बहुत बड़ा निशंस था ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारे देश के क्रांतिकारियों के लिए, और एक सबक भी। ये रॉलेट एक्ट जिस प्रकार से किसी भी संदेहास्पद व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर सकता था एक मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो ठीक उसी प्रकार से अपनी देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक कानून जो है ब्रिटिश सरकार के जो परंपरागत जो कानूनी हैं, ये हमारे संविधान में प्राधिकृत है। उसमें कुछ संशोधन करके, कुछ बदलाव करके प्राधिकृत किया गया है। इन्हीं से ये कोई 1980 में अचानक नहीं आया था, बल्कि इसके पीछे एक लंबा इतिहास भी है। ये कानून 1950 में भी आया था, इसमें कई बार 1967 में संशोधन भी हुए। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने इस कानून को बंद भी कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया। फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस कानून को वापस भी लाया। एक लंबा इतिहास रहा है इस कानून के बारे में। तो हम लोगों ने एक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत, एनएसए के तहत जो है संविधान में क्या व्यवस्थाएं हैं, ये क्यों प्रभाव में आता है, इसके बारे में मुख्य तौर पे जान लिए। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे समझ ली हैं। तो जैसे कि हमने इस कानून के बारे में समझ लिया कि हालांकि ये कानून है क्या, है ना। अब हम जानते हैं कि इस अधिनियम के तहत सरकार की शक्तियाँ क्या हैं। देखिए, एनएसए लागू करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्य दोनों के पास है। केंद्र स्तर पे अगर सरकार यह समझती है कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी व्यक्तिगत कोई व्यक्ति जिन पर संदेह है, तो उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार कर सकती है। राजद का ऐसा विषय समझती है तो वह भी एनएसए लागू कर सकती है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा यानी सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने का काम जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास है। दोनों इस शक्ति का बखूबी इस्तेमाल करती है, उपयोग करती है और सुरक्षा को बनाए रखती है। ठीक है, अब हम जानते हैं करवास की अवधि, ये बहुत मेन चीज़ है। इसकी चीज़ें क्या है करवास को लेकर देखते हैं। देखिए, एनएसए के तहत जो भी व्यक्ति अरेस्ट किए जाते हैं उन्हें 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। उन्हें 12 महीने तक जो है हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन सरकार को हिरासत में लिए गए व्यक्ति के बारे में यदि कोई भी ठोस सबूत मिल जाए तो इससे करवास की जो सजा की जो अवधि है वह बढ़ाई भी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ 12 महीने तक ही नहीं रहेगा, इसे बढ़ाया भी जा सकता है ना। इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। तो हम लोगों ने इस करवास की अवधि, सरकार की शक्तियाँ जो एनएसए प्रदान करती है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम जानते हैं अधिनियम से संबंधित कुछ मुद्दे। देखिए, कोई भी कानून संवैधानिक रूप से प्रभाव में आता है तो उसका कुछ सकारात्मक झुकाव भी होता है और कुछ नकारात्मक भी झुकाव होता है। ऐसा कोई भी हो, तो इस कानून का भी हमारे समाज और देश के लिए एक सकारात्मक झुकाव भी है, क्योंकि जैसा कि हम देखें कि राष्ट्र की सुरक्षा को बनाए रखना ये हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है। विशेष तौर पे सरकार तो है ही,
लेकिन जब देश के नागरिक ही अपने देश व समाज के खिलाफ कुछ ऐसा कारनामा करने लगे, ऐसे कुछ षड्यंत्र करने लगे जिससे सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने की पूरी साजिश चल रही हो, तो वहाँ पे ये जरूरी हो जाता है कि सरकार उस व्यवस्था उस साजिश को गंभीरता से लेकर उस पर कठोर कानून बनाए और वहाँ पे अस्तित्व की जो संभावनाएं जो उत्पन्न होने की चांसेस है वह खत्म हो जाए और सरकार वहाँ पे सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने की पूरी कोशिश करे। तो इस अधिनियम से भी कुछ ऐसे आवश्यक मुद्दे हैं जिनसे हमेशा टकराव की स्थिति बनती रहती है। अब सवाल यह है कि ये अधिनियम तो लागू हो गया है राष्ट्र और समाज में एक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की, लेकिन क्या इससे कुछ ऐसे विषयगत हमारा अधिकार भी है जिनसे टकराव की स्थिति में आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस अधिनियम से संबंधित मुद्दे क्या है, हम उसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये कानून कुछ विशेष प्रशासनिक आदेश के तहत काम करती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिविजनल कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जा सकता है। इस तरह के प्रशासनिक आदेश सामान्य आदेश नहीं गिरफ्तारी से अलग है। कहने का मतलब यह है कि एनएसए के तहत जो आरोपित व्यक्ति होंगे उस व्यक्ति पर एनएसए लगाने का काम सरकार तो करेगी, लेकिन उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का जो आदेश जारी की जाती है या तो वो डिविजनल कमिश्नर लेवल के अधिकारी होंगे या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे यानी जिला अधिकारी होंगे, और उस व्यक्ति पर आदेश जारी करके बिना कोई वारंट किए, बिना ये बात बताए कि किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, आसानी से हिरासत में लिया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तरह का प्रशासनिक आदेश सामान्य गिरफ्तारी आदेश से अलग है। कहने का मतलब है कि एनएसए को छोड़कर बाकी जितने भी सामान्य गिरफ्तारियाँ होती हैं, जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि उसके लिए सामान्य न्यायिक प्रक्रियाएँ होती हैं, वे सारी न्यायिक प्रक्रियाएँ जो आपको मौलिक अधिकार के तौर पर प्रदान किया गया है, वे सारे के सारे यहाँ पे भंग हो जाती हैं। यानी यहाँ पर जो व्यक्तिगत अधिकार है आपका, वे सब कुछ समाप्त हो जाता है। और एनएसए जो अधिनियम है ये आपके मौलिक अधिकार पर भारी पड़ जाता है ना। तो इस चीज़ें हम समझ लीजिए कि इसे कौन जारी कर सकता है और इस कानून क्या सामान्य कानून से अलग कैसे। अब है इसको लागू करने वाली परिस्थितियां। यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसे आप पढ़ भी रहे होंगे, कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है, कोई भी व्यक्ति हो, यदि वह पुलिस हिरासत में है, तो उस पर जो जिला अधिकारी होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, एनएसए लागू कर सकता है। ऐसा होता भी है कि कई ऐसे व्यक्ति पहले से जेल में बंद हैं, बाद में पता चलता है कि वह व्यक्ति जो है राष्ट्र और समाज के लिए खतरा बन सकता है। तो ऐसा कोई भी स्थितियां पैदा होती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति पर एनएसए दायर कर सकता है और आरोपित व्यक्ति को जमानत दिए जाने के बावजूद भी एनएसए लागू कर उसी गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या समझे आप? कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है, बाद में पता चला कि वह व्यक्ति राष्ट्र और समाज के लिए भयानक स्थितियां पैदा कर सकता है, तो जिला अधिकारी के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा एनएसए लागू कर दिया जाता है और उस व्यक्ति को जो है जेल में ही रखा जाता है ताकि भविष्य में ऐसी कोई खतरा पैदा ना करें। दूसरी बात है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पहले पुलिस हिरासत में किसी अपराध के तहत वह सजा काट रहा था, लेकिन उसे ट्रायल के तहत जमानत दे दिया गया, बेल दे दी गई, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति पर यह साबुत मिला कि नहीं वह आगे भी ऐसा कोई कारनामा कर सकता है, तो तुरंत जिला अधिकारी जो है उस पर एनएसए के तहत लागू करके उसकी जमानत को रद्द कर दी जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि यह कानून एक सामान्य ट्रायल से किस प्रकार से अलग और कितना कठोर कानून है, सिर्फ इसलिए कि हमारी देश की जो सुरक्षा है वह बनी रहे। इसलिए
हम इस विषय में अच्छे तरीके से जान लिए कि इसको लागू करने वाली परिस्थितियां क्या होती है, ये सब चीज़ हम लोगों ने समझा, तो उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि संवैधानिक अधिकारों के विरोध। अब हम ये समझते हैं कि एक कानून जो है ये हमारे संवैधानिक अधिकारों के विरोध में कैसे है, यह कैसे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, ये टकराव का विषय बनता है। एक तरफ हम सभी को मौलिक अधिकार दी गई है और दूसरी तरफ सरकार जो है मौलिक अधिकार को कमजोर बनाकर देश व सुरक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। तो उसी के बारे में कहा जाए, उसी के बारे में यह संबंधित विषय है कि कैसे हम सभी का मौलिक अधिकार और देखिए एनी से जो एक्ट 1980 है वह कैसे आपस में टकराहट की पैदा कर सकता है, टकराहट की स्थिति बन जाती है, उसके बारे में हम ये देखते हैं। देखिए, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपराधी न्यायालय के समक्ष जमानत दायर करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। आप इसको स्पष्ट से पढ़िए, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपराधी न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। आप जानते हैं कि आर्टिकल 22 के तहत यदि कोई भी आरोपित व्यक्ति किसी भी आरोप में दोषी पाया जाता है तो उसे अपनी निर्दोष सिद्ध करने के लिए यह अधिकार है कि वह जमानत वह याचिका दायर कर सकता है। अपराधी याचिका जो है जमानत के लिए जमानत याचिका दायर कर सकता है, लेकिन इस एनएसए के तहत आरोपित व्यक्ति इस अधिकार का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, एनएसए के तहत आरोपित जो व्यक्ति हैं उन्हें हिरासत में लिए गए अपराधी न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका दायर करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। तो आप समझ रहे हैं ना कि कैसे एक कानून आपके अधिकारों के साथ टकराती है। दूसरी बात है वही जो हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लिए जाने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होता है, जबकि एनएसए के तहत ऐसा कोई अधिकार नहीं है। यह एक संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। आप समझ रहे हैं कि एक समान गिरफ्तारी क्या है और एनएसए के तहत गिरफ्तारी क्या है, आप दोनों को समझिए। जब भी एक समान गिरफ्तारियां होती हैं तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद आपको जो है न्यायिक प्रक्रियाएं, पूरा न्यायिक जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसके तहत आपको उसे फॉलो करने का, उस अधिकार का उपयोग करने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन इस एनएसए के तहत ऐसा आपको कोई अधिकार नहीं दिया गया है, या आप दावा ही नहीं कर सकते कि इस कानून के तहत गिरफ्तारी हुई है तो हमें 24 घंटे ही जेल में रखा जाए, उसके भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा जाए, हम एक वकील खड़ा करें, ऐसे आपको कोई अधिकार नहीं है। इस कानून की यही है खासियत कि आप गिरफ्तार होंगे तो ना तो अपनी याचिका के लिए कोई वकील खड़ा करेंगे और ना ही आपकी घंटा देखी जाएगी कि आप कितने घंटे मजिस्ट्रेट के सामने खड़े थे। ये सारी चीज़ें जो आपको संविधान ने अधिकार दिया था सब चीज़ खत्म कर देता है। यही बात है कि संवैधानिक अधिकारों के विरोध में एक कैसे कानून खड़ा होता है और ये कैसे, तो हम लोगों ने इसके चीज़ों को देखा। अब आगे चलते हैं। अब आपके सामने है कि अधिनियम के विरोधी सुरक्षा के उपाय, मतलब इस अधिनियम के इस जो इन्हीं से जो कानून है ये तो कहीं ना कहीं आपको बचने का उपाय तो देता ही है, कुछ ना कुछ संविधानिक प्रावधान करता है जहाँ पे आप इस कानून आप जब एनएसए के तहत आरोपित पाए जाएंगे तो आपको पास से कुछ अधिकार है कि आप इस कानून से, इस एनएसए कानून से निपट सकते हैं। वे कौन से कानून हैं, वे क्या प्रक्रियाएं हैं, वे क्या प्राधिकृत व्यवस्थाएं हैं जिसको हम लोग देखें। देखिए आर्टिकल 22(5) के में प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसके तहत हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों को एक स्वतंत्र सलाहकारी बोर्ड के समक्ष प्रभावी
प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया जाता है, जो कि राज्य की शक्ति के खिलाफ ग्रांटीकृत रक्षा प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि आपको जो एनएसए से निर्दोष पाना है, एनएसए कानून से निर्दोष पाना है, बेल लेना है, जमानती मिलेगी, तो इसके लिए आपको एक स्वतंत्र सलाहकारी बोर्ड से मिलना होगा और उसी के तहत जो भी कानूनी प्रक्रियाएं चलेगी वह आपको उपयोग में लाना होगा। तब जाकर आपको जो है इस एनएसए से मुक्ति मिल सकती है। हो सकता है कि आप इस कानून के दायरे में ही रहें या ऐसी कोई प्रभावी आपको सुरक्षा नहीं भी मिल सकता है ना, क्योंकि यह कानून अपने आप में काफ़ी संवेदनशीलता से भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार एनएसए के तहत जो आप पर ज़्यादा हावी होने की कोशिश करती है, यह एनएसए जो है कमज़ोर पड़ जाता है और आपको कुछ इस कानून से रियायतें मिलना होती है कि कुछ आपको छूट मिल जाए, आपके सज़ा में कमी लाई जाए, ऐसी व्यवस्थाएं कर देती हैं। तो आज हम लोगों ने एनएसए के बारे में जाना समझा कि एनएसए कानून क्या है, ये क्यों हमारे देश और समाज के लिए जरूरी है और इसका नकारात्मक प्रभाव भी क्या है, हम लोग इसके बारे में समझ लिए। दोस्तों ये टॉपिक जो है आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम के जीएस पेपर थ्री से जुड़ा हुआ है। एनएसए यानी इंटरनेशनल सेक्रेटरी का एक हिस्सा है। तो आज हम इसके बारे में बखूबी समझे जाने। आगे भी हम इसी तरीके से देश में जो भी आवश्यक विषय चर्चा में रहेगी, हम अगले वीडियो के माध्यम से आपके सामने वो चीज़ें लाएंगे और उसको जानेंगे भी। यह प्रयास निरंतर जारी रहेगी। थैंक यू। फिर अगले सेशन मिलते हैं।